यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है जिसे मैं इंटीग्रेट करूँ, बनवा नहीं ना। जब कोई वेरिएबल नहीं है जिसे इंटीग्रेट करना है, इट मींस यहाँ पे x तो मिसिंग है, तो आप क्या करोगे, dx को मैं क्या कह सकता हूँ, 1 into dx कह सकता हूँ। 1 into dx तो है ही, अभी भी dx ही है। इट मींस कि मैंने क्या किया, प्लास्टिक सर्जरी कर दी, शक्ल बदल गई, पहले dx था 1 into dx हो गया, इंसान अंदर से dx ही है, ठीक है, शक्लें बदल दी, इंसान अंदर से वही है। अब इससे मेरा एक काम हो गया, काम ये हो गया कि मैंने अभी लिमिट तो मैंने बता दिया डिपेंडेंट है नहीं, तो जो भी हो गया हम बाद में देखेंगे, लिमिट नहीं सीखता है, लिमिट को कैसे यूज़ करते हो मैंने आपको बता दिया। अब मैं 1 into dx को मैं लिख सकता हूँ x raised to the power 0 into dx लिख सकता हूँ क्या? किसी की भी पावर आप 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 समथिंग पावर 0 1, तो x की पावर 0 कर दो 1 ही आएगा। तो ये भी 1 था, अभी भी 1 है, अभी भी प्लास्टिक सर्जरी हुई, शक्ल बदल गई, इंसान वही है, अभी भी dx ही है यहाँ। तो जो x हमें नहीं दिख रहा था वो दिखने लग गया, तो अब सिंपल हो गया। अब करो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, पावर यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 और अपॉन 0 प्लस 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा ये x अपॉन 1 और ये हो गया x, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी इक्वल टू x, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x। क्लियर है? अच्छा, ये इतनी चीज़ें नोट हो गई, नोट कर लो। Constant cannot be integrated because नाम ही उसका constant 0 plus 1 क्या 0 plus 1 0 plus 1 हाँ 0 plus 1 is 1 0 plus 1 is 1 x पावर 1 ही तो यहाँ देखो कोई कांस्टेंट दे दिया मैंने दे दिया 2x dx। कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कांस्टेंट को हम कोई बदल ही नहीं सकते ना, 2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क आपको पहले पढ़ाया जा चुका है छोटे लेवल पे, जब आप 6, 7, 8 में वेरिएबल पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया गया होगा, जब पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि वेरिएबल वो वैल्यूज हैं जिन्हें जो वेरी कर सकती हैं, बट कांस्टेंट कभी बदल नहीं सकता, तो 2 तो 2 ही रहेगा, इसे तो मैं इंटीग्रेट कर नहीं सकता। इन दैट सिचुएशन कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे ओनली x dx को, और जब x dx को करेंगे तो 2 और x की वैल्यू x की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और जब x स्क्वायर अपॉन 2 होगा तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरा मेन मतलब केवल ये समझाना था कि जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, वो इंटीग्रेट नहीं होगा, वो इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं होगा। आफ्टर इंटीग्रेशन व्हाट यू विल गेट विल बी मल्टीप्लाइड विद द कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल रखी है आपने वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके इंटीग्रेशन के रिजल्ट के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, इंटीग्रेशन के रिजल्ट के साथ मैंने वापस मल्टीप्लाई किया और आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो चेंज होकर आ गया एक्स स्क्वायर। बट इंटीग्रेटेड रिजल्ट अगर 2 नहीं होता तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आता, क्योंकि पावर 1 बढ़ेगी, एक्स की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा और अपॉन। इतनी चीज़ें आगे समझ में। अब हम आते हैं अपने इक्वेशन ऑफ मोशन पे, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। चलिए देखते, वी नो दैट एक्सेलरेशन, what is acceleration? The rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration. Means the change in velocity with respect to time, that is the acceleration. Change in velocity means dv, change in velocity means dv, delta v, delta is the change of final to initial, dv upon dt, change in time. सपोज हमने स्टार्ट किया तब जब मेरे गाड़ी में उस समय टाइम था 8 o'clock और फिर मैंने एक्सेलरेट किया अप टू 9 o'clock, तो अब मेरा टाइम क्या हो जाएगा 9 - 8, 1 आवर का। या मैंने टाइम एक्सिस पे स्टार्ट किया कहाँ पे, जब टाइम की वैल्यू उस समय सपोज करिए 10 थी और तब तक किया जब टाइम की वैल्यू 20 हो गई, तो रिजल्टेंट टाइम मेरा क्या आया, द चेंज इन टाइम, चेंज इन इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम, दैट इज 10। तो टाइम को भी हमने रिप्रेजेंट किया किससे, dt से, चेंज इन टाइम पे। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। फॉर्मूले से मिला, डेफिनेशन से मिला, डेफिनेशन से ये चीज़ें मिली, मैंने अपने आप से नहीं बनाया, डेफिनेशन से मिला। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं इधर इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा a dt, शताक्षी बाद में नोट करना है यहाँ, इससे मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ a dt एंड इट विल बी इक्वल टू dv
कोई डाउट है इसमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना तो समझ में आता होगा, ठीक है। ए डी टी वेरिएबल हियर इज टी एंड दिस वन इज ए, तो ये तो इसके लिए कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो गया। अब एक चीज और ध्यान देना, सपोज करिए मैंने यहाँ 2 लिखा और यहाँ पे भी 2 लिखा, दोनों तो इक्वल है, कोई दिक्कत है? बट अगर मैंने यहाँ पे +1 कर दिया तो प्रॉब्लम हो गई, अब ये इक्वल नहीं है, तो क्या करूँ इसके लिए? इधर भी +1 कर दूंगा। इट मीन्स कि दोनों तरफ अगर आप सेम ऑपरेशन करते हो तो शक्लें तो बदल जाएंगे लेकिन इंसान वही रहेगा। तो सेम काम यहाँ पे करूँ, मैंने इसे इंटीग्रेट किया तो इसे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब दोनों को इंटीग्रेट किया तो अब इसे मैं इंटीग्रेट कहाँ से करूँगा? t=0 से t टाइम, जो भी टाइम होगा उस टाइम तक 0 से स्टार्ट करूँगा और जिस टाइम तक मैं एक्सेलरेट करूँगा उस टाइम तक। और वेलोसिटी मेरी कहाँ से होगी? इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक ही तो जाएगी। तो लोअर लिमिट मेरा क्या होगा? व्हाट विल बी द लोअर लिमिट? इट विल बी u एंड द अपर लिमिट विल बी v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करूँ अगर, तो एक्सेलरेशन तो क्या है मेरा? कांस्टेंट, ये आ जाएगा बाहर, एक्सेलरेशन को बाहर ले लिया तो केवल क्या बचा अंदर? dt 0 to t और यहाँ पे dv। तो dt को मैं क्या लिख सकता हूँ? t⁻0 dv लिख सकता हूँ, और मैं dv को क्या लिख सकता हूँ? v⁻0 dv लिख सकता हूँ ना, बिकॉज 1 इज इक्वल टू v⁻0 या a⁻0, और मैं dv को मैं लिख सकता हूँ dv इंटू 1, इसको मैं dv इंटू 1 लिख सकता हूँ ना, और फिर 1 को मैंने ऐसे लिख लिया। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? dv को मैं 1 इंटू dv लिख सकता हूँ और 1 को मैं v⁻0 लिख सकता हूँ, तो v⁻0 आ गया। ये चीज़ें क्लियर है? अब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट करते समय एक्सेलरेशन एज इट इज, यहाँ पे लोअर लिमिट आपका 0, अपर लिमिट t⁻0 को इंटीग्रेट करूँगा, क्या मिलेगा? 1। तो ये ओनली t बाई t⁻0 + 1, t⁻1 अपॉन 0 + 1, ये तो मिलेगा, ठीक है। वैसे ही मैं इसे इंटीग्रेट करूँ v⁻0 को, तो क्या मिल जाएगा? v और u। ये चीज़ें क्लियर है? कोई डाउट? आगे देखो, तो मुझे मिल गया a t⁻1 0 to t that will be equal to v u to v। ये तो है, सेम चीज मैंने कॉपी कर लिया, अरे यही लाइन कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, तो मैंने क्या कहा? आफ्टर गेटिंग इंटीग्रेटेड यू हैव लोअर लिमिट, ए हायर लिमिट यहाँ पे t है, लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ पे हायर लिमिट v है और लोअर लिमिट u है, तो मुझे मिल गया a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। अब मैं इसे इधर लेके आऊँ तो ये मिल जाएगा u प्लस ए टी दैट इज इक्वल टू v, तो हमें मिल गया v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आपको मिल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। समझ में आया? इंटीग्रेशन समझ में आया? ठीक है, तो ये है आपका प्रॉपर कैलकुलेशन। कौन सा जो भी डाउट्स हैं तुरंत पूछ लो, डाउट्स नहीं रहने चाहिए। बताओ सताक्षी, कोई डाउट? समझ में आया? क्या ये सेकंड वाले में p और ये उसके ऊपर ये नीचे ये 0 लिमिट, ठीक है। यहाँ से हर जगह मैं लिमिट रखता जा रहा हूँ 0 t 0 t, तो नहीं समझ आ रहा क्या 0 होगा? लोअर लिमिट 0 तो है, ये समझ नहीं आ रहा क्या? थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगाओ, लिमिट हम 0 लेके चल रहे हैं। अगर 2 ही पेपर बचे शायद से, 2 ही पेपर बचे बस, 2 ही बचे पेपर होगा ना। हमारा तो फिजिक्स में कल है, फिजिक्स का कल है, ड्यूटी है, और हाफ ईयरली हाँ 23 को है, परसों फिजिक्स का, कल मैथ का है, फिर परसों फिजिक्स का, फिर दिन हाँ चल रहा है। ये क्या क्या आ रहा है?
मैथ्स में फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट हो गया आपका क्या है फर्स्ट में? सेकंड चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। तुम्हें कैसे पता? मेरे पास मैथ्स है। अच्छा मैथ्स और बायो दोनों है क्या? अच्छा पढ़ लिखे बच्चे। दूसरा हो गया फिर रिलेशन एंड फंक्शन। थर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सबसे भाई 3 चैप्टर आ रहे हैं हमारे तो 2 आएंगे। हो गया नोट कर लिया? इसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये क्या है आपका? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन दिखा रहा है यहाँ पे। वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है? v will be equal to फाइनल वेलोसिटी will be equal to इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स t, है ना? तो ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? d square is equal to No, half that's third equation of motion. Second equation of motion is S is equal to ut plus half at square. That is second equation of motion. That is the relation between distance and time. That's why we will call it distance time relation. ठीक है? टाइम का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है वो उसमें बताया गया। ठीक है? एंड थर्ड वन इज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस रिलेशन। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2l। वहाँ पे डिस्टेंस का वेलोसिटी के साथ रिलेशन है। ठीक है? हो गया उमांश? डिस्टेंस टाइम रिलेशन। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। यही होता है क्या? वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम और द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। मीन्स किस रेट से हमारी डिस्टेंस जो चेंज हो रही है, दैट विल बी नोन एज वेलोसिटी। किस रेट से मैं अपनी डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ? अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड की रेट से चेंज कर रहा हूँ, मीन्स फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर चेंज करूँगा, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर चेंज करूँगा, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम, सॉरी दैट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है? तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx अपॉन dt। लिख सकता हूँ मैं स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है? dx का मतलब ये तो है। अब ये स्मॉल चेंज है, मैंने बताया था इंटीग्रेशन का मतलब हम स्मॉल चेंजेस को उठा के और फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं लार्ज कहाँ तक? आपके इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। हमने डिस्टेंस का एक स्मॉल चेंज उठाया है, d फॉर स्मॉल चेंज, dx मीन्स स्मॉल चेंज। तो हमने एक स्मॉल चेंज उठाया, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा? v dt विल बी इक्वल टू dx। होगा क्या साक्षी? v dt इज इक्वल टू dx। मैं लिखने के लिए टाइम देता हूँ। अगर अभी आप राइटिंग सेक्शन में इन्वॉल्व हो गए तो आप दोनों तरफ से जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा और प्रॉपर लिख भी नहीं पाओगे। ठीक है? तो अभी यहाँ पर लो स्टोरेज आ जाओ। स्टोरेज अभी तो बंद है, बंद है ना? ठीक है चलो फिर ये इतना समझ में आया। मैंने डी टी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बी डी टी इंटू डी एक्स। इधर इंटीग्रेट करूँगा तो इधर भी इंटीग्रेट करूँगा। क्वेश्चन पूछा था कि d क्या होता है? कौन पूछ रहा था? डी क्या होता है? हाँ डी डेल्टा चेंज। ठीक है? डेल्टा चेंज, ट्रायंगल जो होता है वो हाँ हाँ वही डेल्टा जिसे हम चेंज कहते हैं। ठीक है? तो वी डी टी इक्वल टू डी एक्स। यहाँ से समझ में आया कैसे? इसलिए मुझे ना क्या बता डी की जगह वो लिख ट्रायंगल का वो बना सकते नहीं, आप इंटीग्रेशन के समय में डी ही लिखोगे। और अगर पेपर में अगर ऐसा लगी वो करके नहीं कुछ भी नहीं आएगा वो। अच्छा। यूनिवर्सिटी जैसे कुछ चीज़ें यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेबल जो चीज़ें हैं हम वही फॉर्मेट लेके चलते हैं ताकि सबको समझ में आए। कुछ रूल्स बना दिया गया ना यूनिवर्सिटी सबको समझ में आए। हाँ पेपर में भी ऐसे आता हाँ तो ऐसे ही लिखना है। हालांकि अगर आता है कैलकुलस मेथड से लिखने को तो ही आप कैलकुलस मेथड का यूज़ करोगे। हाँ अगर कहता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन और उसमें कोई मेथड नहीं लिखा और आपने कैलकुलस मेथड से डिराइव किया तो ये एक प्लस पॉइंट दे रहे हो आप, एक प्लस पॉइंट दे रहे हो। सॉल्विंग क्वेश्चन क्या था ऐसा हाँ। कि मतलब इक्वेशन को डिराइव करना है तो मतलब बच्चों ने मैथमेटिकली किया था और कुछ ने कैलकुलस मेथड से किया था। तो जिन्होंने कैलकुलस से किया था उनको मार्क्स नहीं मिले थे। उन्हें मार्क्स नहीं दिए। नहीं दिए, ये उनके
गलत बात है। कैलकुलस वाले को और ज़्यादा मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल मेथड से आप यूज़ कर रहे हो या फिर ग्राफिकल मेथड से कर रहे हो, तो ये दोनों मेथड्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 एंड नाउ वी आर इन क्लास 11। तो एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? अपग्रेडेड वर्जन, और वो होगा आपका कैलकुलस मेथड। ठीक है, अब देखो वी डी टी डी एस, लोअर लिमिट वी की क्या हो सकती है? व्हाट विल बी द लोअर लिमिट फॉर वी? इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी u एंड हायर लिमिट विल बी डिस्टेंस की। x इज डिस्टेंस हियर, x क्या है? x आपका डिस्टेंस है, तो x आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की लोअर लिमिट x1 ले लो और यहाँ पे x2 ले लो। भाई कोई x पोजीशन है, डिस्टेंस नहीं है, x क्या है? पोजीशन है। और पोजीशन से एक किसी भी ऑब्जेक्ट के दो पोजीशंस को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो हमें वो पर्टिकुलर डिस्टेंस मिलती है। पोजीशंस के जो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करके ही तो हम उसकी एग्जैक्ट लेंथ निकाल पाते हैं, डिस्टेंस निकाल पाते हैं। तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम इसको डिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ही तो कहेंगे, पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन का रिजल्ट है, आफ्टर ऑल डिस्टेंस ही तो आना है। कितनी चीज़ें आ रही सामने, रोमांस कंफ्यूज लग रहे थे, कहाँ कंफ्यूज हो ये मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ जब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, बताओ। और सबसे बड़ी बात, मेरे से आप पढ़ रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि डाउट हो तो एट ए टाइम पूछो। मैं बिलीव करता हूँ सीखने में और डिटेल में सीखने में, चाहे मेरा, मैं इस बात पे मैं पहले कभी कोई गारंटी नहीं देता जी कि मैं सिलेबस कवर कराऊंगा। हाँ, अगर मैंने एक ही चैप्टर पढ़ाया तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि ज़्यादा खा लो और पूरा खा लो, मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि थोड़ा खाओ, क्वालिटी का खाओ। ठीक है, क्वालिटी क्वालिटी ज़्यादा है, क्वालिटी से क्वांटिटी मैं पूरा खा लूँ और फिर बीमार पड़ जाऊँ, फायदा क्या? क्वालिटी का थोड़ा सा खाऊँ और स्वस्थ रहूँ। तो मैं पूरा पढ़ लूँ, ढेर सारा पढ़ लूँ और फिर उसका कुछ दिनों बाद कोई रिजल्ट ना आए। एक ही चैप्टर पढ़ा, कम से कम उस एक चैप्टर में तो मेरे से आगे कोई नहीं जाने वाला। छोड़ो वो सब बातें, फिलोसफी नहीं करनी, यहाँ पर फिजिक्स पढ़नी है। ये चीज़ें समझ में कोई डाउट है यहाँ पे? तो पोजीशन x1 से x2 तक लेके जा रहे हैं, उसमें ले सकते हैं। ठीक है, x0 से x1 ले लो। अब इंटीग्रेट करते हैं, भाई टाइम के रिस्पेक्ट में है तो v क्या हो गया? यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो दिक्कत आ गई, तो ये तो इंटीग्रेट ही नहीं होगा। बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पढ़ा v = u + at होता है, पढ़ा है? पढ़ा नहीं पढ़ा? तो ये मैं रख दूंगा, तो मैं अगर ये उठा के यहाँ पे रखूँ तो मुझे मिलेगा v की जगह पर मैं लिखूँगा u + at dt एंड विल बी इक्वल टू, अब देखो ये u से b तक नहीं जाएगा, ये गलती हुई थी हमसे। u से b तक क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में तो लिमिट आएगी, लिमिट तो उसके रेस्पेक्ट में आएगी। चीज़ें आ रही पकड़ में, अब गलतियाँ भी पकड़ में आ रही हैं। u से b अगर मैं लिखता हूँ तो वेरिएबल तो मेरा t है, यहाँ भी तो है ही नहीं, dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t1 t2 ले सकते हैं, 0 से t ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 से t जाएगा। अब देखो ये 0 से t और ये dx समझ लो, dx जाएगा। अब इसे मैं अगर करूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, क्लास 6 7 में जो पढ़ा था मैथ में, ये dt डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के साथ, ये आ जाएगा 0 to t u dt आएगा प्लस 0 to t at dt, dt u के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर dt at के साथ मल्टीप्लाई हुआ। कोई डाउट है? ये तो बेसिक मैथ्स है। दो बार dt तो 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा, dt है क्या? ये dt है। कंफ्यूज हो जाए, चेक ले रहा हूँ। अब तो समझ में आ रहा है? डाउट होगा तुरंत पूछो आप। अब समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका, कैसे वो ये समझ में आया? बेसिक मैथमेटिक्स और कुछ नहीं। हाँ, वो u dt कर दिया आपने, और अरे a × b + c तो ac और a b c दोनों तो नहीं। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो u है t के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया u और t dt को रेस्पेक्ट करेंगे तो ओनली dt को इंटीग्रेट करेंगे तो ओनली t आएगा। बताया मैंने, अभी हमने पहले भी किया भाई, t की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है ना, 0 + 1 1 हो जाएगा, तो t तो आएगा। नहीं समझ में हमारे कंफ्यूज हो, इसी पॉइंट पे कंफ्यूज मुझे पता है। ये देखो t की पावर 0 dt, इसको किया था dt को जो किया था, dt को जब, ठीक है समझ में आया। अब dt को रेस्पेक्ट करूंगा मैं, इंटीग्रेट करूंगा मैं t के रेस्पेक्ट में, तो t आ जाएगा और लिमिट मेरी 0 से t हो जाएगी। प्लस अब यहाँ पे दिक्कत है, a तो मेरा बाहर आ जाएगा। अब t को इंटीग्रेट कर रहे हैं dt के रेस्पेक्ट में, यानी t की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ t की पावर 0 थी, यहाँ t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? t की पावर 2/2 और कोई दिक्कत? रोमांस को दिक्कत नहीं है, समझ में आया? पावर 1 प्लस हो जाएगा, पहले 1 था 2 हो गया। और यहाँ पे मैं लूँ तो क्या हो जाएगा? dx क्या आएगा? ओनली x, x1 से b कौन सा होना? b कांस्टेंट होना, d थोड़े ना कांस्टेंट है भाई, dx तो डिफरेंशिएशन का वेरिएबल ही है पूरा। ठीक है, कितनी बात है समझ में? यस सर। d से तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, d तो केवल चेंज t - 0 हो जाएगा प्लस a × अब यहाँ पे हो जाएगा t² यानी कि t
टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आया? मैंने लिमिट्स पुट कर दी। तो पहले टी पुट करा एक बार 0 पुट किया, हायर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पुट करिए, और फिर इक्वल टू आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आएगा x की जगह पे, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा ut, ये बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, तो a इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। लेट s बी द डिस्टेंस, लेट s बी द डिस्टेंस, ठीक है। देन s विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। कोई बॉडी चली थी x1 से x2 तक, डिस्टेंस है s। अब तो समझ में आ जाएगा कि x1 और x2 क्या है। इक्वेशन में होता है वेरिएबल, मतलब s की जगह कुछ भी रख सकते हैं। मैं x ले लूँ, x ले लूँ, मैं इस डिस्टेंस को मैं x ले लूँ, बट हम लेते नहीं है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सली s पढ़ाया गया। अब मैं x लूँगा तो या तो अगले को मैं एक्सप्लेन करूँ कि जी x यहाँ पे मेरा डिस्टेंस है, और मैं s लिखूँगा तो वो अपने आप समझ जाएगा कि s डिस्टेंस है। मेरी बात आ रही समझ में? तो ये हो गया आपका s डिस्टेंस, इसलिए मैंने लिख दिया लेट s बी द डिस्टेंस, कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। बट s मैं डायरेक्ट में लिखता तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं, पहले से पता है कि s तो डिस्टेंस है। इतनी क्लियर चीज़ है? तो इससे मेरा क्या होगा, x2 माइनस x1 की जगह मैं s लिख सकता हूँ, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू s। आया क्या? समझ में आया रोमांस? कोई